हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूमंडलीकरण का अगला टॉपिक 19वीं शताब्दी यानी 1815 से लेकर के 1814 तक में क्या क्या हालात हुए या क्या क्या स्थितियां उत्पन्न हुई, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है कि 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारणों ने पूरे समाज की कायाकल्प कर दी और विदेशी संबंधों को नए ढर्रे में ढाल दिया। यानी 19वीं शताब्दी तक दुनिया जो थी वो बहुत तेजी से बदली। यानी दुनिया के देश जो थे एक दूसरे से बहुत करीब आ गए और फिर एक नए संबंध को नए ढर्रे में यानी नए तरीके से एक देश दूसरे देश के संबंध विकसित हुए। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतिविधियों का या प्रवाहों का उल्लेख किया। गतिविधि या प्रवाह, प्रवाह मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो आर्थिक विनिमय में यानी आर्थिक गतिविधि को लेकर के 3 तरह की चीजें बदलाई कि 3 ऐसी चीजें थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गई। इनमें पहला प्रवाह व्यापार का होता था, जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा और गेहूं के व्यापार तक ही सीमित था। यानी पहला चीज जो हुआ व्यापार के लिए हुआ, यानी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए, किसके लिए? व्यापार करने के लिए। दूसरा श्रम का प्रवाह, और इसमें लोग या काम रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरी जगह जाते हैं। यानी जैसे आप लोग देखे होंगे कि बिहार से बहुत से लोग जो हैं दुनिया भारत के अन्य हिस्सों में अलावा भारत से बाहर के हिस्सों में काम की तलाश में जाते हैं। तो दूसरा चीज हुआ कि श्रम का प्रवाह हुआ। और तीसरा था पूंजी का, जिसे अल्प या दीर्घ के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश किया जाता है। यानी तीसरे चीज हुआ कि पूंजी का प्रवाह हुआ। पूंजी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों ने लगाया। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो भारत में आकर के अपना व्यापार करती है। यानी बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी पैसे जो थे दूसरे देशों में या दूसरे जगहों पर लगाए और वो थोड़े समय के लिए या ज्यादा समय के लिए खर्च किए। तो ये तीनों तरह के प्रवाह जो है एक दूसरे से जुड़े थे और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूद संबंध टूट भी जाते थे। यानी ये 3 कारक क्या था कि एक तो व्यापार, दूसरा श्रम और तीसरा पूंजी। तो ये तीनों एक दूसरे से जुटे थे। व्यापार करना है तो व्यापार के लिए उत्पादन चाहिए, उत्पादन के लिए श्रम चाहिए, और श्रम तभी होगा या उत्पादन तभी होगा जब पूंजी होगी। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़े थे और ऐसे में कभी कभी इनमें संबंध टूट जाता था। जैसे कि श्रम जो होता था वो कभी कभी उस पर पाबंदी लगाई जाती थी। तो यहां दे रहा है कि उदाहरण के लिए वस्तुओं या पूंजी की आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों के आवाजाही पर प्रायः ज्यादा शर्तें और पाबंदी लगाई जाती थी। यानी श्रमिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले आने में बहुत ज्यादा परेशानियां होती थी। फिर भी यदि हम इन तीनों प्रवाहों का एक साथ अध्ययन करें तो 19वीं सदी के अर्थव्यवस्था को अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। यानी एक साथ तीनों का, एक व्यापार का अध्ययन करें, फिर श्रमिकों की स्थिति का अवलोकन करें और फिर पूंजी का अवलोकन करें, तो हम 19वीं शताब्दी को अच्छी तरीके से या उस समय की अर्थव्यवस्था को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या हुआ, विश्व अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ। इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले औद्योगिक यूरोप में खाद्य उत्पादन एवं उपभोक्ता के बदले रुझानों पर विचार करें तो बेहतर होगा। सामान्य रूप से सभी देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर का होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 19वीं सदी में ब्रिटेन की बात अलग थी। इस समय ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहां के लोगों का जीवन स्तर गिर जाता और सामाजिक तनाव फैलता। आइए देखें कि आशंका के पीछे क्या कारण थे। यानी यहां कह रहा है कि हर देश चाहता है कि वो इतना ज्यादा उत्पादन करे कि उसके रहने वाले वहां के लोगों को खाने की चीजों की कमी न रहे। यानी खाद्य उत्पादन जो है सभी देश चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा करना, ताकि वे दूसरे देशों पर इसके लिए निर्भर न रहे, यानी दूसरे देशों से उनको वो चीजें मंगानी न पड़े। लेकिन ब्रिटेन में ये अलग बात थी। ब्रिटेन में अलग बात इसलिए थी कि अगर ब्रिटेन के लोग जो थे खाद्यान्न सामानों का उत्पादन करना शुरू कर देते तो उनका जीवन स्तर जो था काफी गिर जाता और समाज में तनाव फैल जाता। आखिर क्यों होता, आइए अब इस चीज को हम लोग देखते हैं।
18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी थी। नतीजा, देश में भोजन की मांग भी बढ़ी। जैसे जैसे शहर फैले, उद्योग बढ़े, कृषि उत्पादनों की मांग भी बढ़ने लगी, कृषि उत्पादन महंगे होने लगे। दूसरी तरफ बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लगाई थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता था। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपति और शहरी बंदिशों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दे। देखिए, 18वीं शताब्दी तक ब्रिटेन की आबादी जो थी वो बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी। शुरू में अगर आप देखें पूरे ब्रिटेन को, तो ब्रिटेन में पहले 100 में 7 आदमी जो थे वो शहर में रहा करते थे, लेकिन 18वीं और 19वीं शताब्दी आते आते ये संख्या बढ़कर के सैकड़ों हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जब शहरों में तेजी से लोग आए तो इस वजह से वहां उद्योग बढ़े, और उद्योग बढ़ने के साथ साथ नतीजा ये हुआ कि लोगों की संख्या ज्यादा हुई, और ज्यादा होने का परिणाम ये हुआ कि वहां भोजन की मांग बढ़ी। और भोजन की जब मांग बढ़ी तो कृषि उत्पाद भी बढ़े, यानी कृषि के उत्पाद बढ़ाने की जरूरत महसूस की गई। लेकिन कृषि के लायक जमीन वहां न होने की वजह से हुआ ये कि उत्पादित जो वस्तुएं थी यानी कृषि पदार्थ थे वो महंगे हो गए। और इसके अलावा दूसरा चीज ये था कि वहां की सरकार ने एक कानून था कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ के द्वारा क्या किया था कि उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था कि दूसरे देशों से हम मक्का नहीं मंगाएंगे। तो परिणाम यह हुआ कि वहां खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से सभी लोग परेशान हो गए थे और सरकार पर दबाव लगा रहे थे कि वे जल्दी से जल्दी कॉर्न लॉ को वापस ले ले, यानी वहां फिर से दूसरे देशों से मक्का मंगाना शुरू कर दिया जाए। कॉर्न लॉ के निरस्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमतों पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयात खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से कम थी। फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगा, क्योंकि आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। विशाल भूभागों में खेती बंद हो गई, हजारों लोग बेरोजगार हो गए, गांव के गांव उजड़ गए और वे शहर की ओर जाने लगे। अब देखिए हुआ ये कि जैसे ही कॉर्न लॉ को समाप्त किया गया, हालत ये हुई कि बाहर देशों से अब मक्का आना शुरू हुआ, और मक्का आने की वजह से यहाँ के जो किसान थे वो उन मक्के की फसल का मुकाबला या खाद्य पदार्थ के उत्पादन जो यहाँ होते थे उसमें ज्यादा खर्चे होते थे, और बाहर से जो आते थे वो सस्ते होते थे। परिणाम ये हुआ कि यहाँ के जो किसान थे उनकी हालत खराब हो गई, उनकी खेती बर्बाद हो गई, और वे लोग बेरोजगार हो गए, गांव के गांव उजड़ गए, और वे अब शहरों की ओर रुख कर लिए। जब खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया। यानी जब जाहिर सी बात है कि देखे होंगे कि जैसे ही दाम बढ़ जाता है हम लोग खाना थोड़ा कम कर देते हैं, और जैसे ही दाम जो होता है वो घट जाता है हमारे खाने की मात्रा जो है बढ़ जाती है। तो यही हुआ कि जब कीमत घट गई तो वो लोगों में उपभोग का स्तर जो है वो बढ़ गया, यानी ज्यादा उसका इस्तेमाल लोगों ने करना शुरू कर दिया। 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति काफी तेजी से रही, जिससे लोगों की आय में वृद्धि हुई। इससे लोगों की जरूरतें बढ़ी, खाद्य पदार्थों को और भी ज्यादा मात्रा में आयात होने लगा। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए जमीनों को साफ करके खेती की जाने लगी। अब औद्योगिकरण हुआ, उद्योगों में काम करने से पैसे प्राप्त हुए, और पैसे प्राप्त हुए तो लोगों की जरूरत बढ़ी। जाहिर सी बात है कि जितने पैसे होते हैं उसी हिसाब से हमारे खर्चे भी हो जाते हैं। परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेन के लोगों के पेट भरने के लिए यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इन हिस्सों में खेती की जानी शुरू कर दी गई। खेती के लिए जमीनों को साफ कर देना ही काफी नहीं था, खेतिहर इलाकों में बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे की भी जरूरत थी। ज्यादा तादाद में माल ढुलाई के लिए नदी गोदियां बनाना और पुरानी गोदियों को फैलाना शुरू था। नई जमीनों पर खेती के लिए आवश्यक था कि दूसरे इलाकों के लोग वहां आकर बसे, यानी घर बनाए, और बस्ती बसाना भी जरूरी था। इन सारे कामों के लिए पूंजी और श्रम की जरूरत थी। इसके लिए लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से पूंजी आने लगी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूरों की कमी थी वहां लोगों को लाकर बसाया जाने लगा। अब देखिए खेती, जैसा अभी आपने सुना कि ऑस्ट्रेलिया बहुत से हिस्सों पर खेती करनी शुरू कर दी गई। तो खेती करने के लिए केवल जमीन को साफ कर देना जरूरी नहीं है, बल्कि वहां अन्य चीजों की भी जरूरी है। जैसे
उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि अगर आप खेती किए, उत्पादन हुआ, तो वहां से आप उस उत्पादित वस्तुओं को ले जाएंगे अपने ब्रिटेन, तो इसके लिए आपको जरूरत होगी बंदरगाह की। फिर बंदरगाह तक ले जाने के लिए आपको जरूरत होगी रेलवे की। तो ऐसी स्थिति में हुआ ये कि सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने ले आने के लिए यातायात की सुविधा जरूरी थी, और इसको ही ध्यान में रखते हुए बंदरगाहों को और रेलवे से जोड़ने की काम शुरू किए गए। और ज्यादा तादाद में माल ढुलाई के लिए नदी की गोदियां जो थी, यानी नदी के निर्माण कराए गए, और उससे वो एक स्थान से दूसरे स्थान उनके फसल को ले जाया गया। नेक्स्ट चीजें थी कि उन जमीन पर खेती करने के लिए लोग की जरूरत थी, और लोगों को लाने के भी जरूरी था, इसलिए वहां नए लोगों को दूसरे स्थानों से लाया गया, और ला करके अब लाएंगे तो उनको रखेंगे, तो फिर घर बनाएंगे, बस्तियां बनाएंगे। तो इस तरीके से बहुत, अब बस्तियां बनाने के लिए, घर बनाने के लिए पूंजी की जरूरत होगी, तो लंदन से क्या किया गया, पूंजी को लाया गया, यानी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ला करके वहां मजदूरों के रहने के लिए घर बनाए गए, और उसके बाद फिर वहां मजदूरों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से एक तरफ आपने देखा कि पूंजी का प्रवाह हुआ, और दूसरी तरफ श्रमिकों को लाया गया तो श्रम का भी प्रवाह हुआ। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। माना जाता है कि पूरी दुनिया के लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में अपने घर बार छोड़कर दूर देशों में जाकर के काम करने लगे थे। तो जाहिर सी बात है, अभी भी आप लोग देखे होंगे कि लोग अपने जीवन स्तर को अच्छा करने के लिए अपने देश को छोड़ करके दूसरे देशों में जाकर के नौकरी करते हैं। तो 19वीं शताब्दी में भी यही हुआ। 5 करोड़ से अधिक लोग जो थे वो या तो अमेरिका चल गए या ऑस्ट्रेलिया चले गए, और जाकर के वहां उन्होंने काम करना शुरू कर दिया अपना घर बार छोड़ करके, ताकि इसलिए कि वे वहां से पैसे कमाएं और पैसे कमा करके अपने जीवन स्तर को अच्छा कर सके। यहां आप एक तस्वीर में देख सकते हैं कि कितनी बड़ी भीड़ लगी हुई है लोगों की, और ये लोग इंतजार कर रहे हैं किस चीज का, जहाज पे चढ़ने का, यानी ये कहीं दूसरी जगह जाने के लिए तैयार है। तो ये इस तस्वीर से अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग जो थे एक स्थान से दूसरे स्थान आने जाने लगे थे। 1890 तक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। इस घटनाक्रम के साथ ही श्रम विस्थापन, रुझान, पूंजी प्रवाह, परिस्थिति और तकनीकी में गहरे बदलाव आ चुके थे। अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे से नहीं बल्कि हजारों मील दूर से आने लगा था। अब खेतों पर खुद काम करने वाले किसान ही खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे। अब यह काम ऐसे औद्योगिक मजदूर करने लगे जो संभवतः हाल ही में वहां आए थे और ऐसे खेतों में काम कर रहे थे जहां महज एक पीढ़ी पहले संभवतः ठेठ जंगल रहे होंगे। अब हुआ ये कि 1890 तक अर्थव्यवस्था जो थी वो वैश्विक रूप से आ चुकी थी, यानी केवल एक जगह के लोग जो थे कृषि कार्य नहीं कर रहे थे, बल्कि दूसरे जगह या आसपास के गांवों से जो लोग आए थे वो आकर के अब खेती करना शुरू कर दिए थे। अब हुआ ये कि वे खुद ही पैदा नहीं करते थे, यानी किसान ही अब केवल खेती नहीं करते थे बल्कि औद्योगिक मजदूर भी अब खेती करना शुरू कर दिए थे, जो उद्योगों में काम करने के लिए आए थे लेकिन फिलहाल अभी काम नहीं थे, तो वे खेती के काम कर रहे थे और उन स्थान पे कर रहे थे जहां संभवतः पहले केवल जंगल ही जंगल थे। खाद्य पदार्थों का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था। रेल का नेटवर्क किसी काम के लिए बिछाया गया था। पानी के जहाजों से इसे दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था और इन जहाजों पर दक्षिणी यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियाई द्वीप समूहों के मजदूरों से बहुत कम वेतन पर काम कराया जाता था। अब रेलवे का इस्तेमाल किया गया सामानों को ढोने के लिए, यानी खेत से लेकर के बंदरगाह तक ले जाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया गया। अब दूसरे देशों तक ले जाने के लिए क्या किया गया, उसके लिए जहाजों का इस्तेमाल किया गया और जहाजों पर काम कराने के लिए दक्षिणी यूरोप, एशिया और अफ्रीका और कैरिबियाई द्वीप समूह, जिसको हम आजकल न्यूजीलैंड या ये अन्य देशों के नामों से जानते थे, तो ये कैरिबियाई द्वीप समूह के लोग जो हो गए, वेस्ट इंडीज हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये देश जो है, इन वहां के लोगों को बहुत कम दामों पर उन जहाजों पर रख करके काम कराया जाता था। बहुत छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन इसी तरह के नाटकीय बदलाव
हम अपने यहाँ पंजाब में भी देख सकते हैं, यहाँ ब्रिटिश सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी परती जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को केनाल कॉलोनी यानी नहरी बस्ती कहा जाता था। यानी जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में नई बस्तियां बसाई गई, वहां मजदूरों को लाया गया, खेती कराई गई, उसी तरीके के कुछ बदलाव जो है पंजाब में भी देखने को मिले। इस यहाँ अर्ध जो रेगिस्तानी जमीन थी उसको उपजाऊ बनाने के लिए इन्होंने क्या किया कि नहर बनाए, और नहर बना करके वहां गेहूं और कपास की खेती को विकसित किया जाने लगा, और इसके लिए वहां लोगों को भी ला करके बसाया गया, और उनकी बस्ती को नहर बस्ती या केनाल कॉलोनी कहा जाता है। करे भारत तो सिर्फ उदाहरण मात्र है, ऐसे ही कहानी कपास की भी रही है, जिससे दुनिया भर के बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांग को पूरा किया जा सके। रबड़ की कहानी भी इससे अलग नहीं है। यहां दे रहा है कि दुनिया भर में कपास के लिए क्या किया था, ब्रिटिश सरकार ने कृषि को बढ़ावा दिया था, ताकि ये इसलिए हो कि ब्रिटिश में जो कपड़ा बन रही है उसके लिए कच्चे माल के तौर पर कपास मौजूद हो सके। इसी तरह रबड़ की भी कहानी थी। विभिन्न चीजों के उत्पादन में विभिन्न इलाकों में इतनी महारत हासिल कर ली कि 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40% वृद्धि हुई। इस व्यापार से लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादनों यानी गेहूं, कपास जैसे कृषि उत्पाद या कोयले जैसे खनिज पदार्थ का था। और यही कारण था कि विभिन्न चीजों में इतनी ज्यादा उत्पादन हुए कि 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार जो था वो 25% से बढ़कर के यानी 25 गुने से बढ़कर के 40 गुना हो गया, और इसके 60% हिस्से जो थे केवल प्राथमिक उत्पाद यानी गेहूं और कपास जैसे चीजों के उत्पादन या कोयले जैसे चीजों के उत्पादन में लगे थे। यानी 3 चीज जो थी वो सबसे ज्यादा उत्पादित होती थी, और वो थी गेहूं, कपास और फिर कोयले। अब ये 3 चीजें ही सबसे ज्यादा क्यों उत्पादित होती थी, इसके पीछे भी रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि गेहूं जो है वो मजदूर खाएंगे, श्रमिक खाएंगे, इसलिए उनकी जरूरत है। फिर कपड़ा बनाना है तो उसके लिए कपास चाहिए, तो कपास की वजह से कपास की ज्यादा वृद्धि हुई, और फैक्ट्री को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज है वो है कोयला। तो इन 3 चीजों को सबसे ज्यादा उत्पादित किया गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।